हाय एवरीवन, स्वागत आप सबका सीएस प्रोफेशनल के गवर्नेंस सब्जेक्ट की पहली क्लास में। दोस्तों, इस क्लास के अंदर आपको मैं एक दो बातें बिगिनिंग में बता दूं। दिस इज नॉट अ फास्ट ट्रैक बैच, बट यस इट इज अ शॉर्ट टर्म रिविजन। रिविजन शब्द जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसमें काट काट के पढ़ाया जाएगा, ऊपर ऊपर से कराया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आई विल कवर ईच एंड एवरी हेडिंग, बट वी मे नॉट गो दैट मच इन डिटेल, बट यस आपको क्लियर सब कुछ होगा, आपकी कवरेज कंप्लीट होगी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है दोस्तों, तब भी एग्जाम में आपके 60 प्लस मार्क्स आ पाएंगे। सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, इन दोनों के अंदर ही अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट परेशान रहते हैं कोर्स की कवरेज को लेकर, बिकॉज इट इज टू लेंथी। बट दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि आप सीएस प्रोफेशनल में हैं। जब आप सीएस प्रोफेशनल में हैं तो आपको एग्जीक्यूटिव से ही आदत पड़ चुकी होगी, आपको लिखने की कला आती है, तभी आप प्रोफेशनल तक पहुंचे हैं। तो बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना है। जिन हेडिंग्स को आज हम देखेंगे, अगर हमने किसी हेडिंग की डिटेल नहीं लिखी, अगर हमने किसी हेडिंग की डिटेल नहीं डिस्कस करी, तो इसका मतलब दैट मे नॉट बी नीडेड एट द टाइम ऑफ रिविजन। आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाट ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आपके पास अभी टाइम है, तो मैं जिन जिन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट बताऊं, आप उन टॉपिक्स को और डिटेल में पढ़ने के लिए या तो मेरी बुक या सीएस इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट है उसको भी रेफर कर सकते हैं। आपको यह भी बता दूं कि जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, वी विल ऑल्सो डिस्कस द स्कैनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स, स्कैनर क्वेश्चंस। लेकिन आपको ये बात बताऊं कि जब 2017 में सिलेबस चेंज हुआ, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू रेफर टू दोज क्वेश्चंस ओनली, स्पेशली इन द सब्जेक्ट विच डू नॉट रिलेट डायरेक्टली टू द लॉ। जैसे कोई सब्जेक्ट लॉ बेस्ड है, मान लीजिए आप कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी पढ़ रहे हैं, तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का जो नया कानून है आईबीसी 2016, उससे पहले 2016 से पहले 2017 से पहले नए सिलेबस के आने से पहले जो भी क्वेश्चन रहे होंगे उनको देखने की जरूरत नहीं है। जब कोई चीज आई ही बाद में, तो पहले के क्वेश्चन आप क्यों देखें। अगर आप ओल्ड सिलेबस की गवर्नेंस का सब्जेक्ट देखेंगे और नए सिलेबस का गवर्नेंस का सब्जेक्ट देखेंगे तो आपको बहुत फर्क महसूस होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप स्कैनर अगर देखें, पास्ट ईयर पेपर अगर देखें, तो प्लीज केवल और केवल नए सिलेबस के देखें। अगर आप कंपनी लॉ की बात करें, जो स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जिनमें सेक्शंस का यूज होगा, हाँ, उनके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पुराने क्वेश्चंस भी देख लें, क्योंकि सेक्शंस तो विल रिमेन सेम, दे आर सेम सिंस 2013। तो आइए बिना समय गवाए सीएस प्रोफेशनल में गवर्नेंस नाम के सब्जेक्ट का पहला लेसन अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोगों को ये बता दूं कि क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है क्लास, क्योंकि इसके अंदर हमें सारे चैप्टर्स कम समय में करने हैं, तो हम स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, हम तेजी तेजी से नहीं समझेंगे, फटाफट फटाफट खत्म नहीं करेंगे, लेकिन हम लिखेंगे कम। मैंने क्या किया दोस्तों, पूरा का पूरा चैप्टर जो मैं आपको मेन क्लास के अंदर लिखवाता, अगर आप डिटेल्ड बैच लेते, अगर आप डिटेल्ड क्लास करते, तो मैं आपको एक एक वर्ड आपकी नोटबुक पर डिक्टेट करता और आप लिखते और मैं यहां क्लास में लिखता, हम दोनों मिलकर नोट्स बनाते। लेकिन यहां पर इस वाली क्लास में वो नोट्स बने बनाए लेकर मैं आया हूं। आप तक वो पीडीएफ फाइल या प्रिंट आउट पहुंच गए होंगे, नहीं पहुंचे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। उन नोट्स के सहारे फायदा ये होगा कि आपको इतनी सारी चीजें लिखनी नहीं पड़ेंगी दोस्तों। जब वो पहले से लिखी होंगी तो हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे, एक्सप्लेनेशन लेंगे और टॉपिक क्लियर हो जाएगा। राइट, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गवर्नेंस का लेसन नंबर 1। जी दोस्तों, इस समय स्क्रीन पर लेसन 1 के नोट्स हैं। कुल मिलाकर ये 12 पेज के हैं। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपने साथ साथ नोटिंग करी तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। अभी कुछ मत लिखिएगा, कोई भी नोट्स अपने हाथ से अभी मत बनाइएगा। अभी आप केवल अपनी नजर स्क्रीन पर रखिए और उन लाइनों को देखिए जो लाइनें इस समय आपके पास हैं। सबसे पहले शब्द है कॉर्पोरेट। किसे कहते हैं दोस्तों? कॉर्पोरेट के वैसे तो बहुत मतलब निकलते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को कॉर्पोरेट कहते हैं, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन को कॉर्पोरेट कहते हैं, अ डिस्टिंक्ट बॉडी को कॉर्पोरेट कहते हैं। यूं समझ लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉर्पोरेट कहते हैं। कॉर्पोरेट लैटिन टर्म कॉर्पस है, जिसका मतलब है बॉडी। दैट इज व्हाट आई एम रेफरिंग टू, एन ऑर्गेनाइजेशन।
चैप्टर का नाम गवर्नेंस है, लेकिन असली नाम कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्टरिंग द प्रोसेस एंड सिस्टम, प्रोसेस और सिस्टम को एडमिनिस्टर करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से एडमिनिस्टर हो रही है तो हम कहेंगे दैट वी हैव गुड गवर्नेंस। एंड इफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली, वी कैन नॉट से दैट वी हैव गुड गवर्नेंस। प्लीज मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि अच्छी से अच्छी दवाई भी असर नहीं करती अगर आप विश्वास से उसे नहीं खाते। तो ये जो 12 पेजेस की दवाई है ये तभी काम आएगी जब आप भरोसे से इसे पढ़ें। भाई आपको जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन ये मेरे 12 पन्नों की जो सिलसिला है, ये जो सीरीज है, इसे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मिनिमम रिक्वायरमेंट एग्जाम की पूरी हो गई। 60 तो आपके आ ही जाएंगे, उसके ऊपर आपको जो पढ़ना है 60 के ऊपर बोनस मिलेगा आपको। दूसरा पॉइंट, गवर्नेंस का मतलब आप समझ चुके, एडमिनिस्टरिंग द प्रोसेस एंड सिस्टम। तीसरा है डेफिनेशन बाय वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने क्या परिभाषा दी। और आपको सच बताऊं तो सीएस प्रोफेशनल के आपके स्टडी मटेरियल में मॉड्यूल में बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं। इनफैक्ट आईसीएसआई वाली डेफिनेशन भी दी है, लेकिन दोस्तों सबसे बढ़िया जो डेफिनेशन है और जो जगह जगह लिटरेचर्स में पढ़ाई भी जाती है, गवर्नेंस का जितना लिटरेचर है, जितनी लिखावट है बाजारों में, किताबों में, लाइब्रेरीज में, स्कॉलर्स के पेजेस में, सब लोग वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन को बड़ा मानते हैं, क्योंकि बड़े सिंपल वर्ड्स में, 3 बड़े सिंपल वर्ड्स में इन्होंने समझा दिया कि गवर्नेंस होती क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम करते क्या हैं। इन्होंने हमें बताया कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट प्रमोटिंग कॉर्पोरेट फेयरनेस, transparency and accountability. These are the 3 words which define corporate governance. Fairness, transparency and accountability, इन 3 शब्दों का मतलब मैं नहीं बताना चाहता आपको, अच्छा नहीं लगता प्रोफेशनल लेवल पर इन शब्दों का मतलब बताना। Fairness, transparency and accountability, if these 3 things are present in your organization, you do have corporate governance. So these are the simplest words that we can find in our module. Next is advantages. ऐसे टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब आप एडवांटेज देखेंगे, नीड देखेंगे, तो आपको सिमिलर जैसे लगेंगे, एक जैसे लगेंगे। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जितने पॉइंट हैं उतने ही आप एग्ज़ाम में लिखें, हल्का बहुत ऊपर नीचे चलता है। 100 नहीं चाहिए हमें एग्ज़ाम में, 90 वाला भी पास होता है, 80 वाला भी पास होता है। बस अपने माइंड में प्रेशर नहीं लेना है, हे ईश्वर मुझे ये कैसे याद होगा, हे भगवान मुझे ये कैसे याद होगा, ज़रा सा पॉइंट इधर का उधर हो गया तो मेरे तो नंबर कम हो जाएंगे, मुझे तो 0 मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना। यू शुड गो विद द फ्लो, पढ़ के जाइए, याद करके जाइए, और बस एग्ज़ाम हॉल में जो होगा बस ऊपर वाले के हवाले, आप अच्छे से पढ़िए। अब जो एडवांटेज हैं, नीड हैं, ऐसे पॉइंट्स की डिटेल करने की कोई आवश्यकता नहीं व्हेन यू आर रिवाइजिंग अ टॉपिक। व्हाई? बिकॉज द हेडिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये जो पॉइंट है 1 2 3, इनको खुद पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होगी, इकोनॉमिक वाइज पैसों के हिसाब से आपकी ग्रोथ हो जाएगी, खातों का बैलेंस बढ़ जाएगा, आपके इन्वेस्टर्स जो आपके कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको इस बात का कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि उन्होंने सही कंपनी को सिलेक्ट किया अपने पैसे को पुट करने के लिए। आपके शेयर प्राइस पर, मार्केट प्राइस जो फ्लक्चुएट होता रहता है, उस पर अच्छा और पॉजिटिव असर पड़ेगा इस बात का। आपकी कंपनी के जो ओनर्स हैं और मैनेजर्स हैं उनके ऊपर एक इंड्यूसमेंट, एक प्रकार का दबाव, एक प्रकार का प्रेशर, लेकिन मैं कहूंगा एक प्रकार का मोटिवेशन होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। जब कंपनी अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर होती है तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं। मिनिमाइज वेस्टेज वाली बात तो बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी गवर्नेंस है तो ये 4 बड़ी चीज़ें आपके पास कम हो जाएंगी। वेस्टेज नहीं रहेगी, करप्शन कम हो जाएगा, रिस्क आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लॉस का ख़त्म हो जाएगा, और मिसमैनेजमेंट से आप बच जाएंगे जो अक्सर कंपनियों में लॉस का एक रीज़न बनता है।
आपकी ब्रांड क्रिएट होने लगेगी, और अगर क्रिएटेड है तो और ज़्यादा डेवलप होने लगेगी। आप सब लोगों के फायदे के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कंपनी केवल शेयर होल्डर्स के लाभ के लिए काम करे। एक बड़ी लंबी थ्योरी चलती है इस बात की। एक शेयर होल्डर थ्योरी होती है और एक स्टेक होल्डर थ्योरी होती है। विल स्टडी दैट लेटर इन दिस चैप्टर इटसेल्फ। कि कुछ लोग जो कहते हैं कि भाई शेयर होल्डर ने पैसा दिया, उनके बारे में सिर्फ सोचो। लेकिन जो नई थ्योरी है, जो स्टेक होल्डर थ्योरी है, वो ये कहती है कि शेयर होल्डर ने पैसा दिया वो ठीक है, लेकिन सोचो तो सबके बारे में। अच्छा, रिड्यूसेस कॉस्ट। भाई आपकी गवर्नेंस अगर अच्छी है और आपके रिस्क अगर कम है और आपकी वेस्टेज अगर कम है और आपका करप्शन कम है, तो कम कीमत में भी तो काम हो जाएगा, तो कॉस्ट कम लगेगी। आपकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ में सहायता करेगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब इन बातों को याद करने के लिए अगर आप ऐसे पढ़ें जैसे जनरली सब पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट सक्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉर्पोरेट सक्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉर्पोरेट सक्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, तो कभी याद नहीं होने वाला। मेरे ये 12 पन्ने आप अपने पास सारे के सारे रिपीट लिखिए, बार बार इसको इतनी बार लिखिए कि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, वो याद अपने आप हो जाए। जिस चीज को आप याद करने की कोशिश करेंगे माय लॉर्ड, वो आप पक्का भूल जाएंगे। आप सीएस प्रोफेशनल पे हैं, 2-4 महीने बाद आपके सिग्नेचर चला करेंगे बाजार में बड़े बड़े कागजों पर, तो आपको ये बात समझनी होगी कि जिस चीज पर आपकी नजर बार बार जाती है, जिस पर आपका हाथ बार बार जाता है, जिस चीज को आप बार बार पढ़ते या लिखते हैं, वो अपने आप माइंड में बस जाती है, उसे बसाना नहीं पड़ता। तो अगर आप चाहते हैं कि एडवांटेजेस जैसे ये थ्योरेटिकल टॉपिक आप ना भूलें, क्योंकि कानून में कभी कभी क्या होता है, सेक्शन में स्पेसिफिक बात लिखी होती है तो वो याद रह जाती है, लेकिन ये जो जनरल चीजें होती हैं इसमें स्टूडेंट कभी कभी अप एंड डाउन ज्यादा कर देता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस नहीं समझता इसकी। कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमने कसम खा ली है कि हमारे हर सब्जेक्ट में, हमारे हर नोट्स में हम रीराइटिंग करेंगे, दोबारा लिखेंगे और अपने आप हमें सब कुछ याद हो जाएगा। अगला टॉपिक नीड का है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों चाहिए। अब भाई आप एडवांटेजेस को भी नीड समझ सकते हैं, लेकिन आपको अगर टेक्निकल, अगर आपको बहुत माइन्यूट डिफरेंस बताऊं इन डिटेल, तो एडवांटेज पोस्ट फैक्टो होते हैं, ये बाद में आते हैं, लेकिन जो नीड है वो पहले आती है। कुछ परेशानियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ समस्याएं हैं, कुछ चीजें हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ जाती है तो हमें कुछ मिल जाता है, वो है एडवांटेजेस। ये है खेल सारा। तो चलिए अब पढ़ते हैं नीड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या है। अब नीड के अंदर पहला है कि आपको कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीतना है, ग्लोबल मार्केट तक आप पहुंचना चाहते हैं, और आप तभी पहुंच सकते हैं जब आपकी गवर्नेंस के चर्चे दुनिया भर में हैं। लोग अगर आपको ऑनेस्टी की मिसाल मानते हैं तो फिर आपको बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे ग्लोबली। आपके एंटरप्राइज की मार्केट वैल्यूएशन बढ़ जाती है जब आप एक ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और अगर आपको जरा सी भी कंफ्यूजन हो गवर्नेंस को समझने में, तो मैं आपको बता दूं, गवर्नेंस का मतलब केवल इतना ही है, सच्चाई, अच्छाई, पवित्रता। अगर एक इंसान ईमानदार होता है तो उसे एथिकल कहते हैं, और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ईमानदार होती है तो उसे गुड गवर्नेंस कहते हैं। बस वही बात यहां पर लिखी है कि आप देखो अगला पॉइंट, कि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन दे रहे हैं, अगर उनके लोन के कोटे हैं कि भाई उन्हें इतने 1000 करोड़ का लोन देना है और उन्हें राशनिंग करनी पड़ रही है क्योंकि सबको वो लोन नहीं दे सकते, तो दे विल गिव यू अ प्रेफरेंस ओवर अदर्स इफ यू हैव गुड गवर्नेंस। व्हाट्स कॉम्प्लेक्स हियर टू अंडरस्टैंड? उसमें मुश्किल क्या है? कॉम्बैटिंग करप्शन, करप्शन को कम करना। कॉर्पोरेट क्राइसिस और स्कैंडल क्यों होंगे दोस्तों? जब कंपनी को चलाने वाले गवर्नेंस फॉलो करते हैं और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती। अब जैसे पॉइंट नंबर 6 पर आपका मैं विशेष ध्यान चाहता, स्कोप ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर आपको दिल करे और आपके पास समय हो तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप स्टडी मटेरियल पढ़िए, अगर आपके पास पूरा समय है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम अभी कुछ दिनों बाद नहीं है, काफी दिनों बाद है, तो आप मेरा ये रिवीजन भी पढ़ लीजिए, मेरा मेन लेक्चर भी देख लीजिए, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी पढ़ लीजिए और मेरी किताब भी पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं,
अगर आप टेक इट इजी और मेक इट इजी का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, अगर आप सिर का दर्द ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते लेकिन नंबर पूरे लेना चाहते हैं, तो बस आप मेरा ये कम पेजेस वाला पढ़ लीजिए और मेरी मेन पेजेस वाली बुक पढ़ लीजिए। अगर आप मेन वीडियो नहीं भी देखते, अगर आपने नहीं भी खरीदी उसको या आपको नहीं मिली होगी, तो ये शॉर्ट वाली वीडियो और डिटेल्ड वाला मेरा नोटबुक या मेरे जो बुक है वो पढ़ लीजिए, काम पूरा हो जाए। अब जैसे स्कोप के पॉइंट है, रोल एंड पावर्स ऑफ बोर्ड पहला पॉइंट है। तो स्कोप का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या क्या एक्टिविटी करी जाए। ये कहना बड़ा आसान है, ईमानदार हो जाओ, अच्छे हो जाओ, सच्चे हो जाओ, पवित्र हो जाओ, बेईमानी मत करो, गुड गवर्नेंस चलाओ, कंपनी को ठीक तरीके से चलाओ। अरे क्या मतलब, व्हाट डू वी मीन बाय ठीक तरीका? क्या होता है ठीक तरीका? तो ठीक तरीका ये होता है, ठीक तरीके में ये कवरेज होती है। स्कोप का मतलब है कवरेज एरियाज। इफ योर ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू हैव गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दीज आर दी थिंग्स यू शुड फॉलो। पॉइंट 1, रोल एंड पावर सबके डिफाइन होने चाहिए, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं। दूसरा, लेजिस्लेशन, कानून बड़े सिंपल होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। मैनेजमेंट एनवायरनमेंट ऐसा हो जहां पर लोग गवर्नेंस को फॉलो कर सकें। मैनेजमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया हो कि जहां गवर्नेंस को लोग एक्सेप्ट कर सकें। बोर्ड के अंदर स्किल्स होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो कंपनी लॉ में कहीं नहीं लिखा कि डायरेक्टर इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। चौथी में 4 बार फेल आदमी भी डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन थोड़ी सॉफ्ट स्किल, थोड़ी टेक्निकल स्किल्स, थोड़ा जहां बैठे उस काम की नॉलेज, ये तो कुछ होना चाहिए ना डायरेक्टर में। बोर्ड अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, 5वां पॉइंट है कि अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बड़ा क्लियर कट हो। ऐसा ना हो कि क्योंकि वो चाचा भतीजा है और मामा भांजा है और बाप बेटा है इसलिए यूं ही अपॉइंटमेंट हो जाए। इफ देयर इज अ सेट प्रोसेस, इट शुड बी फॉलोड विदाउट एक्सेप्शन फॉर एवरीबडी, वेदर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट नियमानुसार हो। आप बार बार भूल जाते हो, मैंने कुछ मिनट पहले भी आपको यह बताया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कुछ नहीं होती, ईमानदारी है बस। तो अगर अपॉइंटमेंट करना है डायरेक्टरों का तो ऑनेस्टी से करना है। बोर्ड इंडक्शन एंड ट्रेनिंग का मतलब, कोई नया डायरेक्टर आया मान लो, या तो वो हमारी कंपनी में नया है या वो हमारे इंडस्ट्री में ही नया है, इस सेगमेंट का उसको कोई नॉलेज नहीं है। मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर की आपकी कंपनी है और जो डायरेक्टर साहब आए हैं वो फार्मास्यूटिकल से शिफ्ट होकर आपके आए, तो उनको थोड़ा रोल, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा रूल्स वगैरह सब कुछ समझा दो, थोड़ी आसानी रहेगी और क्या। बोर्ड मीटिंग्स में डायरेक्टर कई बार एब्सेंस दिखाते हैं, जाना नहीं चाहते। आपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग में सुना होगा कि शेयर होल्डर मीटिंग में नहीं आना चाहते। मैं डायरेक्टर की मीटिंग का बता रहा हूं आपको। आपको लगता होगा कि 1 लाख रुपए मिलता है बोर्ड मीटिंग में आने का, फिर तो आना चाहिए दोस्तों। उनको लगता है लाख रुपए के लिए यार इतना टाइम खर्ची करें, हम 150 करोड़ कमा लेंगे इतनी देर में। नॉट एवरी डायरेक्टर इज वेरी मच क्या कहते हैं उसे, विजिलेंट अबाउट हिज सराउंडिंग्स के क्या चल रहा है चारों तरफ, वो अपने में मगन है। So directors must be very much conscious and cautious about their role. They should attend all the board meetings. Code of conduct दोस्तों लिखा होना चाहिए। Code of conduct लिखा होने का मतलब है कि जिसको जो करना है, do's and don'ts होते हैं ये। क्या करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा और क्या करोगे तो आपका अपमान होगा, ये लिखा होना चाहिए एक कागज पर। स्ट्रैटेजी सेटिंग का मतलब है दोस्तों लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान। आपकी कंपनी अगले सेमेस्टर में क्या करेगी, अगले क्वार्टर में क्या करेगी, ये एक ऑपरेशनल प्लान। मिडिल लेवल मैनेजर भी ये बना सकते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स को ये बनाना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगले 5 साल में अपने आप को कहां देखती है, अगले 10 साल में अपने आप को कहां देखती है। क्योंकि वो सपना नहीं होता दोस्तों, वो लक्ष्य होता है और उसको पाने के लिए ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। अब उसके बाद दोस्तों बिजनेस एंड कम्युनिटी ऑब्लिगेशन, CSR। आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना चाहती है तो सिर्फ पैसे का बदला पैसा ये नियम ना अपनाए। सिर्फ शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया तो हम उनको खुश करेंगे और बाकी दुनिया को भूल जाएंगे, ये गलत बात है। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये मानना चाहिए कि शेयर होल्डर के साथ साथ कस्टमर है, एम्प्लॉई हैं, जनरल पब्लिक है, एनवायरमेंट है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो जिस सोसाइटी ने हमें फ्री इनपुट्स दिए,
हम उसे फ्री ना सही, कम से कम वैल्यूएबल आउटपुट तो दे सकें। अगला है फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिपोर्टिंग। दोस्तों अगर आपको ये पता हो कि रिपोर्ट का पर्पस क्या है तो बड़ा मजा आएगा इस पॉइंट को आपको समझने में। रिपोर्ट का पर्पस ये नहीं होता कि आप रिपोर्ट लिखकर मैनेजर को जमा करेंगे ताकि उसे पता रहेगा कि आपने आज क्या करा। पूरी दुनिया यही समझती है कि रिपोर्ट देने का मतलब है बताओ बॉस को कि क्या हुआ। नहीं, रिपोर्ट देने का मतलब है कि रिपोर्ट बनाने वाला जब रिपोर्ट बनाएगा तो उसे समझ आ जाएगा कि मैंने कुछ नहीं करा। बॉस को रिपोर्ट पढ़ने से कोई मतलब नहीं दोस्तों, पढ़े ना पढ़े, लेकिन जब लिखने वाला लिखता है कि मैंने ये करा दिन भर में और उसे लगता हो मैंने तो कुछ करा ही नहीं, या योर फेलो एम्प्लॉय हैज डन अ लॉट, तो अपने आप को आईना दिखाने के लिए होती है रिपोर्ट, बॉस को दिखाने के लिए नहीं। ऑडिट, ये मॉनिटरिंग बोर्ड परफॉर्मेंस का मतलब है दोस्तों डायरेक्टर्स को ये नहीं लगना चाहिए कि वो विधाता हो गए, वो भगवान हो गए। हाँ, पावर्स प्रोफाइल उनका अच्छा है, काफी शक्तियां उनके पास हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस वो जो कहेंगे वही होगा। तो अगर आप परफॉर्मेंस एवेल्युएशन डायरेक्टरों का भी करेंगे, कलेक्टिवली भी और इंडिविजुअली भी, तो उनको पता चलेगा कि डायरेक्टर्स ने क्या अचीव करा और वो क्या असल में कर सकते थे। ऑडिट कमेटी आपने पढ़ी होगी 177 सेक्शन में। ऑडिट कमेटी आपकी कंपनी में होनी चाहिए। ऑडिट कमेटी का रोल बड़ा क्लियर है, वो हर उस काम को देखता है जिसके अंदर फ्रॉड के चांसेस आ सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट तो आपको बताऊं एक अलग से, आपके सब्जेक्ट में गवर्नेंस तो अलग से प्रोविजन है, अलग से सेक्शन है, अलग से चैप्टर है इस पर। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है? प्रोबेबल लॉस से बचने के तरीके को पहले ही सोच के रख लेना। भाई मान लीजिए एक बिजनेस आपने करना शुरू करा और आपने एक बार अपने मन से पूछा कि अगर हम इसमें लॉस कर गए तो कितना पैसा डूबेगा। तो आपने देखा कि भाई अगर हम लॉस कर गए तो 5 करोड़ रुपए हमारे डूब जाएंगे। आपने पहले से सोच के 5 करोड़ रुपए अलग रख लिए कि भाई चल करके देखते हैं, डूबे तो डूबे, 5 ही करोड़ तो डूबेंगे। वो पूरे 5 करोड़ डूब गए, लेकिन अब आपको सिरदर्दी नहीं हो क्योंकि आपने पहले इवेलुएट कर लिया था कि मैं क्या खोऊंगा मैक्सिमम। जब डर लगे, जब आपको सस्पिशियन हो, जब आपको डाउट लगे, जब आपको परेशानी महसूस हो, जब आपको दिक्कत लगे, तो आप अपने आप से पूछिएगा ज्यादा से ज्यादा मैं क्या खोऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा मेरा। और जब आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा आपका क्या नुकसान होगा, तो उतने नुकसान की आप पहले से तैयारी अगर करके रख लेंगे तो आपका रिस्क आपको लॉस नहीं दे पाएगा। लॉस हुआ तो आपको लॉस आपको हर्ट नहीं कर पाएगा। अगर आप हर्ट हुए तो उसका इंपैक्ट ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। ये याद रखिए मेरी बात, चैप्टर और सब्जेक्ट से ऊपर हटकर होने वाले नुकसान को पहले से तोल के रखो। एनीवेज, पॉइंट नंबर 7 आपको बताऊं इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन। This is in my opinion only, right? This is my personal opinion. That is up to you whether you accept or not. जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एवोल्यूशन है, जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में 4 थ्योरीज हैं। 4 थ्योरीज में एजेंसी थ्योरी, शेयर होल्डर थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी, स्टुअर्डशिप थ्योरी अलग अलग हैं। धीरे धीरे थ्योरीज डेवलप होती गई और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आगे बढ़ती चली गई। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दोस्तों जो पहली थ्योरी है एजेंसी थ्योरी, वो क्या कहती है जरा देखते हैं। एजेंसी थ्योरी में कहते हैं कि शेयर होल्डर्स प्रिंसिपल हैं और डायरेक्टर्स उनके एजेंट हैं। ये बात सही भी है क्योंकि जो डायरेक्टर्स हैं दे आर नॉट एग्जैक्टली एजेंट। अगर आपसे कोई कंपनी लॉ में क्वेश्चन पूछ ले क्या डायरेक्टर एजेंट होते हैं, तो उसका आंसर नो है, क्योंकि डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट होते हैं। शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं, they behave like principal, they are not principal, they behave like principal. Directors are not agent, they behave like agent. बट अगर कोई पूछे आपसे कि भाई डायरेक्टर कंपनी के एजेंट है, डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के एजेंट है, तो टेक्निकल आंसर यही है कि डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के एजेंट नहीं है, कंपनी के एजेंट। तो यहां कैसे गवर्नेंस आई? एजेंसी थ्योरी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे आ गई? ऐसे आ गई कि चलाने वाला, संभालने वाला जो एजेंट है, जो डायरेक्टर है, वो कंपनी को ऐसे संभाले जैसे ये उसकी हो। हर थ्योरी में यही मिलेगा आपको। शेयर होल्डर थ्योरी थोड़ी सी सेल्फिश है। शेयर होल्डर थ्योरी थोड़ी सी सेल्फिश यूं है क्योंकि ये कहती है कि बस जिसने पैसा दिया है उसके बारे में सोचो, जिसने कंपनी में पैसा लगाया है उसको खुश करो। शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन इज प्राइम ऑब्जेक्टिव इन दिस थ्योरी। ये थोड़ी सी सेल्फिश है, लेकिन यहां पर भी जो कंपनी को चलाने वाला है डायरेक्टर, वो किसी दूसरे के लिए चला रहा है।
अपने लिए वो यहां पर भी कुछ नहीं कर रहा। चारों थ्योरी में त्याग बहुत है। कंपनी को चलाने वाला कंपनी को सिर्फ अपने लिए थोड़ी चलाता है, कंपनी में तो लॉस भी होगा तब भी डायरेक्टर रेम्युनरेशन होता है। भाई आपने पढ़ा होगा, लॉस में कम सही मैनेजरियल रेम्युनरेशन तो होता ही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि चारों की चारों थ्योरी में चलाने वाला डायरेक्टर और पैसा लगाने वाला शेयर होल्डर है। डायरेक्टर अपने लिए कंपनी को नहीं चलाता, वो किसी और के लिए ही चलाता है। वो सब कुछ बात सही है, लेकिन शेयर होल्डर थ्योरी ये कहती है कि पहले शेयर होल्डर की पॉकेट भरो, शेयर होल्डर की जेब में पैसे भरो, शेयर होल्डर को खुश करो। अगर शेयर होल्डर को खुश नहीं करोगे तो गलत बात होगी। अगला है स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी का मतलब है कि वो सभी लोग जो आपकी कंपनी से कनेक्टेड हैं, वो सभी लोग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, कस्टमर हो, पॉपुलेशन एट लार्ज हो, जनरल पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, टैक्स ऑफिसर्स हो, सबके लिए सोचो, सबके लिए। कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स एंड नॉट द शेयर होल्डर्स अलोन। स्टूवर्डशिप फिर वही बात करती है कि स्टूवर्ड किसे कहते हैं। स्टूवर्ड किसे कहते हैं? रखवाला, एस्टेट मैनेजर, पर्सन हु हैंडल्स योर प्रॉपर्टी। आप अपनी संपत्ति किसी को दे दें संभालने के लिए, आप सौंप दें, ले बेटा चाबी आज से तेरे पास, मालिक मैं ही हूं लेकिन चाबी सौंपी है, चाबी बदलने का हक नहीं, उसे स्टूवर्ड कहते हैं। तो डायरेक्टर्स आर स्टूवर्ड्स, राइट। खैर, पॉइंट नंबर 8 आप लोगों के लेवल का नहीं है। मैनेजमेंट वर्सेस ओनरशिप में यहां लिखा है कि कंपनी के ओनर्स और कंपनी के मैनेजर्स अलग अलग हैं। कंपनियों के अंदर वो हो जाता है जो पार्टनरशिप में नहीं हो पाता। पार्टनरशिप के अंदर मैनेजमेंट और ओनरशिप का सेपरेशन नहीं है, जिसका पैसा है वही रन करता है पार्टनरशिप में। लेकिन यहाँ पर कंपनी के अंदर कंपनी को मैनेज करने वाला आदमी अलग है और कंपनी को ओन करने वाला आदमी अलग है। पॉइंट नंबर 9 मैं चाहता हूँ कि ये देखकर आप खुद मुझसे कहें कि ये तो बहुत आसान है, हमें आता है। आपको याद होगा ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का चैप्टर, आपको याद होगा ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का वो टॉपिक जिसके अंदर आपने मेजॉरिटी रूल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट पढ़ा था। यहाँ पर भी हम ये मानते हैं कि कंपनी का चेहरा मेजॉरिटी की आवाज़ है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो कहते हैं वही सच है, वही सब कुछ है, वही बढ़िया है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में कॉरपोरेट गवर्नेंस फॉलो होती है, हिंदुस्तान भी अमेरिका और ब्रिटेन की तरह कॉरपोरेट गवर्नेंस को पूरा सम्मान देता है, तो हमारे यहाँ भी ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को लेकर प्रोविजंस हैं। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड किया जाएगा और माइनॉरिटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगी, राइट। सीजी इन यूएसए। अब ये जो 10वां पॉइंट है, यहां से मैं आपको बताऊं, आपका विश्वास करना आपके ऊपर है। आपको मुझ पर विश्वास ना हो, आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, इन देशों में कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर जो जो घटनाएं घटी वो आपके लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। जरा सी भी रेलेवेंस नहीं है उन टॉपिक्स की जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जहां से शुरू होगी मैं बता दूंगा। अरे भाई, अमेरिका में कब क्या हुआ, हमें हिंदुस्तान से क्या मतलब। ठीक है, वी शुड बी अवेयर अबाउट द ग्लोबल डेवलपमेंट, बट दैट कैन नॉट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर एग्जाम्स। तो सर अगर हम छोड़ के चले गए और यही आ गया, तो मैंने नहीं कहा छोड़ो, मैंने बोला मेरी अपनी नजर में दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। छोड़ के जाने की बात होती तो मैं कवर ही ना करता इसको। यहां पर मैं एग्जाम दे रहा होता तो हाँ, ये कम इंपॉर्टेंट है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब अमेरिका में क्या क्या हुआ। 1977 में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट आया। 1979 में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पर फोकस हुआ बाय यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। 1985 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय ट्रेड वे कमीशन, इसे कोसो बोलते हैं, कोसो, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑफ सीओ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, एसओ, सीओ एसओ। 1992 में कोसो ने इशू करा इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। भाई आपका पेपर मल्टीपल चॉइस नहीं होता है जो आपको ये माइलस्टोन्स याद करने पड़े। बाकी आपका दिल, भाई आपका जीवन, मैं कैसे मना कर सकता हूं आपको। 2002 सार्बन-ऑक्सले एक्ट 2002 आया। 2010 में डॉट फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2010 आया। तो दीज वर द मेजर माइलस्टोन्स इन अमेरिकन
corporate governance. These are the events which took place in the history of corporate governance when we talk about America. Let's come to England. अब हम आ गए यूनाइटेड किंगडम में. वहां क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, वो एक बार देख लेते हैं. और इनके प्रिंसिपल भी आ गए हैं, वो फिर भी ठीक है, आप पढ़ लेना, लेकिन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स अब्रॉड इज नॉट रेलिवेंट. 1992 में कैडबरी रिपोर्ट आई, 1995 में ग्रीनबरी रिपोर्ट आई, 1998 में हैम्पल रिपोर्ट आई, 98 में ही कंबाइंड कोड ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉन्च हुआ, 2001 में माइनर्स ने रिव्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इशू किया, 2003 में हिक्स रिपोर्ट आई, 2003 में स्मिथ रिपोर्ट ऑन गाइडेंस ऑन ऑडिट कमिटी आई, 2009 में वॉकर रिव्यू ऑफ सीजी मींस कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ यूनाइटेड किंगडम बैंकिंग इंडस्ट्री हुआ, 2011 में शर्मन इंक्वायरी, 2010 to 12 में स्टुअर्टशिप कोड, 2003 से 2016 तक रिविजन ऑफ कंबाइंड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 2018 में फाइनली यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड लॉन्च हुआ, लेकिन 2020 में नया स्टुअर्टशिप कोड यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च हुआ. तो ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्ट्री था. अब जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, पहले कभी एग्जाम में ऐसे आ चुका है कि ग्रीनबरी रिपोर्ट बताइए, कैडबरी रिपोर्ट बताइए, लेकिन ये अब भाई अगर प्रायोरिटाइजेशन करा जाए तो दीज आर लेस इंपॉर्टेंट, राइट. कोशिश करिएगा कि आप इंडियन गवर्नेंस को अच्छे से पढ़ें. जैसे ये 12 पॉइंट है, अगर आपका दिल करे, आपके पास थोड़ा सा भी समय हो, तो इसको डिटेल में पढ़ें. आप इतनी ज्यादा डिटेल में पढ़ें कि बिल्कुल पी जाएं आप इसको, कि कुमार मंगलम बिरला ने क्या कहा, उदय कोटक ने क्या कहा, CII ने क्या कहा. हिंदुस्तान के जो माइलस्टोन्स हैं वो तो आपको टिप्स पर रटे होने चाहिए, नॉट फॉर एग्जाम बट फॉर लाइफ. यू ऑल आर कंपनी सेक्रेटरीज, यू नो. कल को आप बोर्ड रूम में बैठे होंगे तो आपको पता होना चाहिए सन 70 में क्या हुआ था, 80 में क्या हुआ था, गोदरेज ने क्या किया, महिंद्रा ने क्या किया, टाटा ने क्या किया, बिरला ने क्या किया, कोटक ने क्या किया. भाई आप ही वो हैं जो कंपनी को दिशा दिखाएंगे. चेयरमैन आपसे पूछेगा, CS साहब क्या करें इस बात में, तो आप कहना भाई आज से 40 साल पहले ये करा था कुमार मंगलम के दादा ने. तो यू शुड नो व्हाट हैज हैपेंड, नॉट फॉर द एग्जाम. आई एम रिपीटिंग, मार्क माय वर्ड्स, नॉट फॉर द एग्जाम बट फॉर द लाइफ, राइट. हिंदुस्तान में इतिहास के पन्ने पलटना अब हम शुरू कर रहे हैं. क्या हुआ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर? 98 में CII डिजायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, 99 में कुमार मंगलम बिरला कमेटी, 2000 में टास्क फोर्स ऑन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस थ्रू गवर्नेंस, 2002 में नरेश चंद्र कमेटी, 2003 में नारायण मूर्ति कमेटी, 2004 में डॉक्टर JJ ईरानी कमेटी ऑन कंपनी लॉ, 2009 में CII टास्क फोर्स ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 2009 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉलंटरी गाइडलाइंस, 2010 में नास्कॉम रिकमेंडेशंस, 2012 में पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 2013 में कंपनीज एक्ट बदला, 2015 में सेबी LODR रेगुलेशंस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. 2017 में, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप उदय कोटक कमेटी को जरूर याद करिएगा. अब जो आपने अभी पढ़ा हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन US, UK एंड ऑफ कोर्स इंडिया, उसमें कुछ टॉपिक्स थे. तो वो मेजर टॉपिक्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम अमेरिकन गवर्नेंस पढ़ें तो वहाँ क्या प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं. अगर हम इंग्लैंड की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ें, आयरलैंड की, UK की एज अ होल पढ़ें, तो वहाँ क्या होता है. तो आपके कोर्स में दोस्तों एक USA है, यूनाइटेड किंगडम है, साउथ अफ्रीका है, सिंगापुर है. तो ये कुछ देश हैं जिनके बारे में अब हमें पढ़ना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर वहाँ के मेजर प्रिंसिपल्स क्या हैं. अगर आप हिस्ट्री देखें, जैसे आपने US की हिस्ट्री देखी, तो उन्होंने बहुत कोड्स बनाए, बहुत लॉ बनाए होंगे, सब नहीं पढ़ने आपने. कुछ मेजर, जैसे सार्बन-ऑक्सले एक्ट है अमेरिका का, राइट, जैसे कैडबरी रिपोर्ट है यूनाइटेड किंगडम की. तो व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स कह लीजिए, गवर्नेंस कह लीजिए, विच आर फॉलोड इन दोज कंट्रीज. तो वो मुख्य क्या है भाई, हमें वहां की गवर्नेंस मैनेज नहीं करनी, बट वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द वर्ल्ड. कभी भी कोई चीज लॉन्च करनी होती है ना अपने देश में, सो वी लुक एट अदर कंट्रीज, व्हाट दे आर डूइंग इन देयर एरियाज इन द सेम और सिमिलर प्रॉब्लम्स. तो लेट अस सी अपने कोर्स के मुताबिक अमेरिकन गवर्नेंस कैसी है. वहां पर एक 1933 में सिक्योरिटीज एक्ट आया, जैसे हमारे यहाँ सेबी एक्ट है,
सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट आया 1934 में। जैसे हमारे देश में सेबी नाम की संस्था है, वहां पर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशंस। अब जो मैंने टिक लगाया दैट्स इंपॉर्टेंट, सार्बन्स ऑक्सले एक्ट अमेरिका का एक ऐसा कानून है जो फ्रॉड को कंट्रोल या कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया, कॉरपोरेट फ्रॉड और करप्शन को कम करने के लिए बनाया गया, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए बनाया गया, वर्स्ट प्रैक्टिसेस को ऑब्वियसली पनिश करने के लिए बनाया गया। उसके कुछ मेजर सेक्शंस यहां पर लिखे। सार्बन्स ऑक्सले एक्ट को सार्बन्स ऑक्सले इसलिए कहते हैं क्योंकि दो लोग जिन्होंने मिलकर इसको ड्राफ्ट किया, जिन्होंने लिखा, उनका नाम सार्बन्स एंड ऑक्सले है। देयर मे बी सम अदर प्रोनाउंसिएशन इन यूएस, भाई हम हिंदुस्तानी हैं, ये प्रोनाउंसिएशन हमारे हिसाब से ठीक है। पास्ड इन 2002 ये कानून, ड्राफ्टेड बाय पॉल सार्बन्स एंड माइकल ऑक्सले। इसका गोल है इंप्रूविंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। ये सेट करता है डेडलाइन कंप्लायंस की कि किस डेट तक क्या क्या रूल फॉलो हो जाने चाहिए, और पब्लिशेस रूल्स ऑन रिक्वायरमेंट, क्या किससे रिक्वायर्ड है। इसने इस कानून की वजह से बना अमेरिका में PCAOB, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। पब्लिक कंपनीज में क्या क्या अकाउंट्स में घोटाले हुए उसके लिए अलग से बोर्ड है यूएस में। 2006 से ये लागू हुआ कानून, और इस मेजर सेक्शन जो हैं वो ये हैं। सबसे पहला है 302, सॉक्स मतलब सार्बन्स ऑक्सले एक्ट को शॉर्ट में सॉक्स बोलते हैं। पहला सेक्शन जो इंपॉर्टेंट लिस्ट में दिया हुआ, अच्छा ये बता दूं आपको कि मैंने नहीं फिल्टर करे हैं ये सेक्शंस, सिर्फ इतने ही सेक्शन आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं जिनको एज इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको देखना है, एज मेजर हाइलाइट्स आपको देखना है। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्ट 401 में लिखा है डिस्क्लोजर इन पीरियोडिक रिपोर्ट। 404 कहता है मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। 409 कहता है रियल टाइम इशूअर डिस्क्लोजर। इन सब की डिटेल हमने मेन बैच में करी है, लेकिन दोस्तों इस समय इसकी जरूरत नहीं है। अगर हल्का सा भी समय आपको मिले तो आप मेरी बुक में से इसकी डिटेल पढ़ लीजिए। बाकी अभी अगर आप इतना भी सीख लेंगे तो नंबर 60 से ज्यादा आएंगे। आप आवाज पर भरोसा करिए मेरी, आप लोग ही मेरे क्लाइंट्स हैं और यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, तो मैं गलत और खराब वादे करके कहां जाऊंगा। राइट, वी आर ऑन द सोशल मीडिया राइट नाउ, वी आर टुगेदर ऑन अ पब्लिक प्रोफाइल इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो यहां पर हम सब आमने सामने हैं, यहां पर कोई चीज छिपा कर जाया जा सकता। तो जो मैं कह रहा हूं उस पर भरोसा करिए। आपका पास होना मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। अगर मेरी लिखवाई गई बातों से आप पास हो गए तो बस आप हमेशा मेरी रिकमेंडेशन दें, यही मेरा ऑब्जेक्टिव, और कुछ नहीं। सीधी सीधी बात करते हैं। 802 नंबर का सेक्शन टॉक्स अबाउट क्रिमिनल पेनल्टीज फॉर ऑल्टरिंग डॉक्यूमेंट्स। 806 टॉक अबाउट एम्प्लॉय प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हु प्रोवाइड एविडेंस ऑफ फ्रॉड। मतलब एम्प्लॉयज जो हैं, अगर वो विसिल ब्लोअर बन गए, उन्होंने बता दिया कि कंपनी में कहां क्या गलत है, तो उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। 902 में है अटेम्प्ट एंड कॉन्स्पिरेसीज टू कमिट फ्रॉड ऑफेंसेस। 906 में है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। राइट दोस्तों, अब ये पूरा हुआ। अब 14 पॉइंट देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कोड बना ना, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये था ना 2018 में यूके का सीजी कोड बना और 2020 में वो रिवाइज हुआ। तो क्या मेजर पॉइंट्स थे उसमें? अमेरिकन गवर्नेंस के बाद हम पढ़ रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कौन से मुख्य बातें हैं, कौन से मुख्य प्रिंसिपल्स हैं जो वहां पर फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला, वहां पर एक FRC है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, जो रेगुलेटर है अकाउंटिंग की, रिपोर्टिंग की, फाइनेंस की यूके और आयरलैंड में। पब्लिश्ड कोड ऑन जुलाई 16, 2018 में इन्होंने कोड बनाया। 2018 में ये रिवाइज हुआ और 1 जनवरी 2019 से ये इंप्लीमेंट हुआ। क्या क्या प्रिंसिपल मेन बनाए लंदन ने, यूनाइटेड किंगडम ने, वो यहां पर लिखे हैं। देखिए, पहला, बोर्ड लीडरशिप एंड कंपनी पर्पस। आपको सर जब आपका एग्जाम हो जाए, जब आप क्लियर हो जाएं, तब ये वाली लाइन पढ़िएगा, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इतना प्यारा पैराग्राफ है कि कंपनी जब स्थापित होती है तब उसका पर्पस कुछ और होता है,
और जब कंपनी बन जाती है, चलने लगती है, आगे बढ़ने लगती है, तो अक्सर उसका पर्पस बदल जाता है। कंपनी अपॉर्चुनिस्ट हो जाती है कि जिधर पैसा है उधर मुड़ जाए, लेकिन ये गलत है। कंपनी को अपने उद्देश्य अपने खुलने से पहले फिक्स कर लेने चाहिए और उसी के हिसाब से लीडरशिप काम करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन होना चाहिए। कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स, सक्सेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड एवेल्युएशन ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए। डायरेक्टर्स कंपोजिशन मतलब डायरेक्टर इंडिपेंडेंट और नॉर्मल केस कितने होने चाहिए, डायरेक्टर्स के जाने के बाद उनकी सीट किसको मिले और उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन हो, इसके ऊपर प्रिंसिपल। ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल के ऊपर प्रिंसिपल, और डायरेक्टर के रेम्युनरेशन के ऊपर प्रिंसिपल। ये 5 एक्चुअली प्रिंसिपल नहीं है, ये जो 5 पॉइंट यहां लिखे हैं ये वो 5 एरियाज हैं जिनके ऊपर प्रिंसिपल बनाए गए। ये वो 5 चीजें हैं जिनके ऊपर प्रिंसिपल बनाए गए। और मैं आपको बार बार बता दूं कि मेन क्लास में समय ज्यादा होता है। आप कभी बुरा मान जाएं कि बस पॉइंट पढ़ाओ और भाई साहब आगे बढ़ गए। पॉइंट पढ़ाओ और आगे इसलिए बढ़ गए क्योंकि एग्जाम में अगर ये 5 पॉइंट पूरे लिखे आपने तो यकीन मानिए नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर आपने पॉइंट कम लिखे और अंदर खूब सारा लिखा, उससे कोई फायदा नहीं है। आप कंपनी सेक्रेटरी बनने की दहलीज पर हैं। आपको पता है कि नंबर ऑफ पेजेस लिखने से कुछ नहीं होता सिवाय कागज नीले और काले होने से। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना अगर आ गया तो बस मार्क्स ही मार्क्स आपकी झोली में बरसते रहेंगे। इतने नंबर आएंगे, आप सोचेंगे कि मैंने लिखा तो कम था, ये नंबर तो ज्यादा आ गया, ये तो इनवर्स रिलेशन है। जी हां, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाने से कुछ नहीं होता। आइए दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया चलते हैं बैठे बैठे। आपने देखा अमेरिकन प्रिंसिपल, आपने देखा ब्रिटिश प्रिंसिपल्स, और अब आप ऑस्ट्रेलियन प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। ASX कॉर्पोरेट गवर्नेंस काउंसिल, ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंज कॉर्पोरेट गवर्नेंस काउंसिल, अगस्त 2022 नहीं है, ये 2012 है। रिकमेंडेशंस गाइडलाइंस लेटेस्ट एडिशन इज 4th एडिशन, उनका 4था एडिशन आ चुका है। इफ नॉट वाई नॉट अप्रोच वो फॉलो करते हैं, ये जरा समझें आप। अप्रोच का मतलब है तरीका। इफ नॉट वाई नॉट का मतलब है कि अगर कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी सरकार के बताए किसी रूल को फॉलो नहीं करती, इफ नॉट फॉलोड, देन दे नीड टू एक्सप्लेन इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हाई वाज इट नॉट फॉलोड। 8 सेंट्रल प्रिंसिपल्स बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 35 स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हैं, 3 एडिशनल रिकमेंडेशंस हैं। तो आप देख रहे हैं कि 8 सेंट्रल प्रिंसिपल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में जिनको फॉलो किया जाता है गवर्नेंस के नाम पर। तो वो 8 प्रिंसिपल कौन से हैं वो आपके कोर्स में है। पहला, ले डाउन सॉलिड फाउंडेशन फॉर मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट, स्ट्रक्चर द बोर्ड टू बी इफेक्टिव एंड एड वैल्यू। ऐसा बोर्ड बने कि वो ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू एडिशन कर सके। इंस्टीट्यूट अ कल्चर ऑफ एक्टिंग लॉफुली, एथिकली, रिस्पॉन्सिबली, सेफगार्ड कॉर्पोरेट रिपोर्ट की इंटेग्रिटी, कोई उनके साथ छेड़छाड़ ना करे, उनमें मैनिपुलेशन ना करे, टाइमली और बैलेंस डिस्क्लोजर हो। बस यही तो नहीं होता दोस्तों। पता है आपको अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में क्या मतलब और रिलेशन है? ट्रांसपेरेंसी जितनी ज्यादा होगी, अकाउंटेबिलिटी उतनी अपने आप कम हो जाती है। जब आप सब कुछ दुनिया को डिस्क्लोज कर देते हो तो कोई सवाल पूछने का मकसद ही नहीं रहता लोगों का, आप ऑटोमेटिक आंसर कर चुके होते हो उनके क्वेश्चंस का। सो अकाउंटेबिलिटी की बात ही खत्म है अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं तो। राइट्स ऑफ सिक्योरिटी होल्डर, शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर का थोड़ा ख्याल रखें, रिस्क को मैनेज करें और पहचानें। पता आपको, जब आप रिस्क मैनेजमेंट पढ़ोगे आपके CS प्रोफेशनल में, इसी सब्जेक्ट में है या फिर कहीं भी कोई अलग से कोर्स करो, तो रिस्क मैनेजमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बताया जाता है, वो रिस्क मैनेजमेंट का स्टेप रिस्क मैनेजिंग नहीं होता, हैंडलिंग नहीं होता। सबसे बड़ा रिस्क का स्टेप होता है रिकॉग्निशन। क्योंकि जब तक आप रिस्क को पहचान नहीं रहे कि रिस्क है, आप खतरे को पहचान नहीं रहे कि खतरा है, तो अपनी तलवार कैसे निकालेंगे आप? एक आदमी कह रहा है प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन है? आप कह रहे नहीं हमें तो प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही। अरे तो जब आपको रिस्क दिख ही नहीं रहा तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो फिर संभालेंगे कैसे? रेम्युनरेट फेयरली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको पैसे मिले वो फेयरली मिले। आइए सिंगापुर पर आ गया। 2018 में सिंगापुर की सरकार के बनाए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुख्य नियम क्या हैं? आइए अब उनको पढ़ते हैं। इनका
बेसिस क्या है, इनकी अप्रोच क्या है, कंप्लाई और एक्सप्लेन। या तो फॉलो करो वरना एक्सप्लेन करो। कंपनियां, सिंगापुर की सरकार कंपनियों से क्या कह रही है, कंपनियों या तो फॉलो करो या एक्सप्लेन करो। क्या कि तुमने वो नियम क्यों नहीं माने जो हमने बताए। 1 जनवरी 2003 से ये लागू है। न्यू कोड किसके द्वारा बनाया गया, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के द्वारा, जैसे हमारे रिजर्व बैंक है। 1 जनवरी 2019 को नया कोड लॉन्च हुआ। उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो यहां इस समय आपके सामने। कंपनी हेडेड बाय इफेक्टिव बोर्ड। मैंने बताया आपको, बोर्ड का जरूरी नहीं है कि वो हाईली क्वालिफाइड हो, इफेक्टिवनेस जरूरी नहीं कि एजुकेशन से आती है। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू हैव अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, क्लियर डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फॉर्मल ट्रांसपेरेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट प्रोसेस, फॉर्मल एनुअल असेसमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस। जब हम कहते हैं ना फॉर्मल, तो आदमी बायस नहीं होता। डायरेक्टर की इवैल्यूएशन करनी बड़ी जरूरी है कि जो राजा बना बैठा है कि उसका आउटपुट सही है भी कि नहीं। ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर ऑफ रेम्युनरेशन पॉलिसी, रेम्युनरेशन प्रोपोर्शनेट होना चाहिए परफॉर्मेंस के, जैसी परफॉर्मेंस वैसा ही रेम्युनरेशन होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, ऑडिट कमेटी हो, इक्विटेबल ट्रीटमेंट हो सभी शेयर होल्डर्स के साथ, रेगुलर इंटरैक्शन हो शेयर होल्डर के साथ, स्टेक होल्डर की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, नॉट जस्ट शेयर होल्डर। मतलब कंपनी सबके बारे में सोचे, ये बात हम कर चुके हैं, शेयर होल्डर के ही नहीं। किंग 4 रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस साउथ अफ्रीका। पहले मैं आपको ये बता दूं, लंदन, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर और यू गो टू एनी कंट्री, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक ही मतलब था, सबका साथ सबका विकास। You must take care about everybody, and that is the true sense of corporate governance, essence of corporate governance. अच्छा, एक बात और, ये जो साउथ अफ्रीका का किंग 4 है, यहां पर साउथ अफ्रीका के राजा से कोई रिलेशन नहीं है इसका। साउथ अफ्रीका के राजा के बनाए हुए नियम नहीं पढ़ रहे हैं हम। कभी आप समझे कि साउथ अफ्रीका के राजा ने जो नियम बनाए होंगे वो हम पढ़ रहे हैं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ये जो रूल्स हैं ये असल में प्राइवेट सेक्टर की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है किंग। वो एक एसोसिएशन है, उसका नाम है किंग। उसने 4 बार ऑर्डर निकाले, कोड बनाए, रूल बनाए, तो जो चौथी बार रूल बनाए उसका नाम है किंग 4। देखो किंग कमिटी एक प्राइवेट सेक्टर बॉडी है। इसमें फॉर्मर साउथ अफ्रीकन सुप्रीम कोर्ट के जज है। ये 1992 में बनाया गया। 4 रिपोर्ट इसने अब तक दी, 1994 में, 2002 में, 2009 में, 2016 में। इनकी अप्रोच क्या है, अप्लाई एंड एक्सप्लेन। ओहो, ये लोग कह रहे हैं नो अप्लाई का ऑप्शन ही नहीं है, अप्लाई भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे कैसे क्या क्या अप्लाई करा। जो किंग 4 है ना, वो तो उसके बारे में लिखा है। ये मैं आपको किंग 3 के बारे में बता रहा हूं, यहां लिखा नहीं है। किंग 3 में अप्लाई और एक्सप्लेन होता था, मतलब फॉलो करो, नहीं फॉलो करोगे तो एक्सप्लेन कर दो क्यों नहीं फॉलो करा। किंग 4 जब आया ये 2016 में, तो अप्लाई और एक्सप्लेन नहीं है, अब अप्लाई एंड एक्सप्लेन है। अब आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी हो गए ये रूल्स। कौन से रूल, ये वाले जो आपके सामने हैं, लीडरशिप, एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। कंपनी को नागरिक नहीं मान सकते लॉ में, लेकिन वो नागरिक की तरह, सिटीजन की तरह ड्यूटीज तो निभा सकती है। वो पर्यावरण को गंदा ना करे इस बात की प्लेज तो ले सकती है। वो सबको तनख्वाह समय पर दे इस बात की कसम तो खा सकती है। वो लोगों के साथ इनजस्टिस ना करे इस बात की तो सोच रख सकती है। आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीजन बट इट कैन हैव राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन। स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग होनी चाहिए। गवर्निंग स्ट्रक्चर्स एंड डेलीगेशन, गवर्नेंस फंक्शनल एरियाज और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। अभी ये 5 पॉइंट के अंदर क्या लिखा है, प्लीज टेक इट इजी, मेक इट इजी, डू दिस एंड लीव द रेस्ट ऑन मी। पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट इज OECD प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। OECD प्रिंसिपल्स, OECD की फुल फॉर्म पता है? एक्चुअली जो ग्रुप 20 है, जो दुनिया के 20 बड़े देश हैं, उनका ये ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, G20, ग्रुप 20।
उन देशों ने मिलकर ये नियम बनाए कि हम हर देश में हमारा जो ग्रुप है इन नियमों को फॉलो करेंगे। पहला, इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, बड़े कॉमन है ये, है ना। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट को ध्यान रखा जाए, सभी स्टेक होल्डर्स के रोल डिफाइंड हो, डिस्क्लोजर हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारियां क्लियर कट हो। दोस्तों, अब जो 2 पन्ने बचे हैं उनके अंदर आपको इंडियन इथोस मिलेंगे, हिंदुस्तान की माइथोलॉजी। वैसे तो माइथोलॉजी शब्द मुझे नहीं पसंद, मतलब हम खुद कह रहे हैं राम एक मिथ थे, अंग्रेजी का ये शब्द ही गलत है माइथोलॉजी, अरे कोई और भी वर्ड हो सकता था। खैर, रामायण, महाभारत, चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, और इन सब ने क्या बताया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में वो यहां लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आपके मॉड्यूल में तो रामायण के ऊपर 2 पेज थे, मैंने तो एक पैराग्राफ लिया है कि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी और उसके 2nd चैप्टर में, उसके अयोध्या कांड में बहुत बातें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में लिखी। उसमें लिखा है कि जब राम का वनवास हुआ और भरत उनसे मिलने गए, तब राम ने उनको बहुत सारे लेसन दिए, बहुत सारी शिक्षाएं दी, बड़े सारे काउंसलिंग उनकी करी कि भाई जब तुम राजा की गद्दी पर बैठ रहे हो, तुम अयोध्या संभालोगे, तो तुम ऐसे ऐसे संभालना। देखो, राम काउंसिल्स भरत इन चित्रकूट, लॉ एंड जस्टिस के बारे में समझाया राम ने, फाइनेंस और बिजनेस के बारे में, करप्शन को कैसे रोकें, इनजस्टिस को कैसे रोकें, सब महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अमेरिका और लंदन में आई इसलिए पहले हमारे पास आ गई, पहले यहां थी फिर वहां पहुंची वो। भगवत गीता में देखिए, लॉर्ड कृष्ण अर्जुन को जो चैप्टर समझाते हैं, गीता का पाठ समझाते हैं, उसमें वो बताते हैं क्या, फियरलेसनेस, प्योरिटी ऑफ हार्ट, स्टीडफास्टनेस इन नॉलेज एंड योगा, चैरिटी, सेल्फ कंट्रोल, सेक्रीफाइस, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, फिर उसके बाद ऑस्टेरिटी, अपराइटनेस। ये आप गीता पढ़िए, पन्ने पलटिए साहब, संस्कृत ना सही अंग्रेजी में देख लीजिए आप। तो ये बातें कृष्ण ने समझाई अर्जुन को। चाणक्य नाम के प्रधानमंत्री जो रहा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जमाने में, उस कौटिल्य ने जो किताब लिखी अर्थशास्त्र, उसमें सिर्फ पैसों की बात नहीं है दोस्तों, जिंदगी के हर पन्ने के बारे में सीखें, शिक्षाएं वहां पर हैं। कौटिल्य ने 4-फोल्ड ड्यूटी बताई राजा की। आप कॉर्पोरेट सिनेरियो में राजा को डायरेक्टर मान लीजिए। कौटिल्य ने राजा के 4 बड़े कर्तव्य बताए, रक्षा, दैट मीन्स सिक्योरिटी, वृद्धि, दैट मीन्स ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पालन, दैट मीन्स नर्चरिंग द ऑर्गेनाइजेशन, योगक्षेम, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ अपने सिर पर लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको सॉल्व करें। और आपको बता दूं, एग्जाम में कई बार ये आ चुका कि कौटिल्य ने क्या कर्तव्य बताए राजा के। अब दोस्तों, बुद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने पंचशील बताए, 5 नियम उन्होंने अपने जीवन के लिए, दुनिया के लिए बताए कि भाई ऐसे जियो। वो 5 नियम आप जैन धर्म में भी बिल्कुल वैसे ही 5 नियम हैं, कॉर्पोरेट फील्ड में भी उनको अपनाया जा सकता है। नॉन वायलेंस, ट्रुथ, नॉन स्टीलिंग, सेलिबेसी, नॉन इंटॉक्सिकेशन। 5 टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीरा एंड लॉर्ड बुद्धा आर ऑलमोस्ट सेम। अब अंत में बात कर रहे हैं महाभारत की। भीष्म पितामह ने मरने से पहले पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को ज्ञान दिया, बहुत सारी बातें उन्हें सिखाई। डायलॉग बिटवीन भीष्म टू युधिष्ठिर। शांति पर्व नाम के चैप्टर में, शांति पर्व नाम के चैप्टर में जो महाभारत के अंदर है, उन्होंने बताया कि रूलर की ड्यूटीज क्या हैं, धर्म कैसे कहते हैं, अच्छा शासन कैसे चलाया जाता है। और लोग समझते हैं केवल कि महाभारत लड़ाई की किताब है। दोस्तों, 12 पन्नों का हमारा ये चैप्टर पूरा हो रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप स्कैनर के क्वेश्चंस देखेंगे तो स्कैनर में, मैं टेबल जरा आपको दिखा दूं, 1 मिनट। ये स्कैनर की टेबल है। स्कैनर की इस टेबल में देखिए
कि इस वाले चैप्टर का एवरेज 4.6 है, ज्यादा नहीं है। दिसंबर 20 में तो ये आया ही नहीं। दिसंबर 2019 में इस चैप्टर से 5 नंबर का आया, जून 2019 में 5 नंबर का, दिसंबर 18 में आया ही नहीं, जून 2018 में 17 नंबर का आया। अब वो क्योंकि 17 का आ गया होगा तो बच्चों को लगा होगा बस यही चैप्टर पी जाओ। तो किसी भी चैप्टर से इतनी मोहब्बत नहीं करनी है कि उसी को पीते रहें पूरे दिन, और किसी चैप्टर को नफरत की निगाहों से नहीं देखना कि इसे छोड़ के जाना है, सबको बैलेंस करना। तो हम प्लीज समझने की कोशिश करिए। अगली क्लास में जो एक दिन बाद होगी परसों, हम परसों अगला चैप्टर पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, चैप्टर नंबर 2। हम कोई इंपॉर्टेंस के आधार पर 1 2 3 नहीं कर रहे। और ये भी आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि 60 मिनट में एक चैप्टर खत्म होगा, जल्दी भी खत्म हो सकता है, ज्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन मेरी क्लास 60 मिनट की ही रहेगी। ठीक है सर? अगर 60 मिनट से जल्दी खत्म हो गया, काफी जल्दी, तो फिर हम नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, और अगर 2-3 मिनट ही बचे होंगे तो हम क्लास क्लोज कर लेंगे। अब आज हम अपनी क्लास क्लोज कर रहे हैं। आप सब लोग मेरे इन नोट्स को अपने हाथों से दोबारा लिखिए, वीडियो से न लिखिएगा, अपने हाथ में पीडीएफ रखिएगा या प्रिंट आउट रखिएगा, उसको देखकर आप सब लिखिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से याद हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।